एवरीवन, दिस इज़ महेश गौतम और महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी, जिसके हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसका हमने एपिसोड 4 कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर हमने देखे थे PYQ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपिसोड 5 और उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, ठीक है। ध्यान से सुने। सामने लिखा हुआ है प्लांट लाइसोसोम इज। प्लांट में हम देखते हैं लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पर लाइसोसोम का एनालोगस होता है स्फेरोसोम। जो काम एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम करता है, वही काम स्फेरोसोम प्लांट सेल के अंदर करेगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन। फोटो रेस्पिरेशन क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्शन है, ग्लूकोज प्रोडक्शन है, उसको कम कर देता है। और ये चलेगा C3 प्लांट्स के अंदर, लेकिन C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन, तो 3 जगह पर चलता है ये, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इन 3 सेल ऑर्गेनल के अंदर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन क्या होती है या क्या होता है? द प्रोटीन विच कवर द न्यूक्लियर पोर। हमें पता है न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, और जहां जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होती है, वहां पर क्या बन जाती है? क्या बन जाता है? पोर बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर। और इस न्यूक्लियर पोर को एक स्पेशल प्रोटीन कवर किए हुए रहती है, जिसको नाम दिया है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, जो कि कैसी होती है? ऑक्टागोनल होती है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंट्रियोल इज। सेंट्रियोल, सबसे पहले बात याद रखनी है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। प्लांट सेल में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लोअर प्लांट है जहां पर सेंट्रियोल मिल जाएगा। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट। तो यहां पर होते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि पेरिफेरल होते हैं और ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है। सेंटर में एक प्रोटीन से बना हुआ हब होता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल हब। तो यहां पर अरेंजमेंट क्या हो गया? 9 ट्रिपलेट प्लस 0। बढ़ते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन सीलिया एंड फ्लैजिला। देखिए बेटा, सेंट्रियोल है, सीलिया है, फ्लैजिला है, ये सभी किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के। हमने इसके पहले देखा था सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट। अब देखेंगे हम सीलिया और फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट। सीलिया और फ्लैजिला में दोनों में ही माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट एक जैसा ही होता है। 9 डबलेट पेरिफेरल और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स बीच में मिलेंगे, सेंटर में मिलेंगे सिंगलेट फॉर्म में। ये पेरिफेरल वाले और ये सेंटर वाले। सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही मेम्ब्रेनस होते हैं। अगर कंपेयर करें सेंट्रियोल से, तो सेंट्रियोल के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। देखिए, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम ATS टाइप के भी मिलेंगे, जो कि कहां पर मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में। लेकिन इसके 2 सेल ऑर्गेनल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो मिल ही रहा है। लेकिन अगर एनिमल सेल है तो वहां पर केवल माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनल है जिनके अंदर भी राइबोसोम मिल रहे हैं, और वहां पर कौन से मिलेंगे? 70S टाइप के राइबोसोम। तो यूकैरियोटिक सेल में ATS और 70S टाइप के दोनों टाइप के ही राइबोसोम मिलेंगे। लेकिन साइटोप्लाज्म में ATS टाइप के और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप के राइबोसोम मिलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल इज। सेल का कंट्रोलर और डायरेक्टर कौन है? न्यूक्लियस। बात याद रखनी है, क्योंकि ये पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। द क्रोमेटिन स्टैंड बाय। अगर हमें क्रोमेटिन को स्टैंड करना है तो किससे करेंगे? एसिटोकार्मिन डाई से, जो कि एक बेसिक डाई होती है। आगे बढ़ते हैं। सामने लिखा हुआ है केमिकली क्रोमेटिन मेड अप ऑफ। तो देखिए, क्रोमेटिन जो होता है वो DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। मेनली
क्रोमेटिन जो होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, साथ में यहाँ पर कुछ आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज जीनोम? ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, या यूं भी बोल सकते हैं जो गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है या पूरा एक सेट होता है। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो 2n इक्वल टू कितना होता है 46 और n इक्वल टू 23। तो ये पूरा एक सेट है 23 क्रोमोसोम का, उसी को क्या नाम देंगे हम? जीनोम। अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या है? द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड सैटेलाइट। कुछ ही क्रोमोसोम होते हैं जिनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और अलग से कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा, जिसको हमने नाम दिया है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यूनिवर्सल होता है जो कि सेंट्रोमियर बनाता है, या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही हमने क्या नाम दिया है? सेंट्रोमियर। लेकिन कुछ ऐसे भी क्रोमोसोम होते हैं जहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिल सकता है। ठीक है, और उसी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हमने एक और नाम दिया है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। अब देखिए, आते हैं क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है व्हाट इज सैटेलाइट? तो सैटेलाइट क्या है? द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिल रहा है, अब रिमेनिंग पार्ट जो रह जाएगा, जैसे सपोज करो कि ये क्रोमोसोम है और यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिल रहा है इस जगह, तो जो इसके बाद वाला जो क्रोमोसोम का रिमेनिंग पार्ट है उसी को क्या नाम देंगे हम? सैटेलाइट। और ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सैटेलाइट मिलता है उन क्रोमोसोम को नाम दे दिया सैटेलाइट क्रोमोसोम। ठीक है, तो याद रखना है एनओआर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद क्रोमोसोम का जो रिमेनिंग पार्ट है उसी को हमने नाम दिया है सेट या सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी से रिलेटेड है, विच क्रोमोसोम्स आर सैटेलाइट क्रोमोसोम इन ह्यूमन? ह्यूमन में कौन कौन से क्रोमोसोम सैटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं, मतलब किन किन क्रोमोसोम में सैटेलाइट मिलेगा या किन किन क्रोमोसोम में NOR मिलेगा या किन किन क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा। तो वो क्रोमोसोम है ह्यूमन के अंदर 13, 14, 15, 21 और 22। याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है RNA प्रेजेंट इन। RNA कहां पर मिलेगा? तो याद रखना है न्यूक्लियस में भी मिलेगा और साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा, दोनों जगह पर ही RNA प्रेजेंट होगा। अगला लिखा हुआ है व्हाट इज आर्म रेशियो ऑफ क्रोमोसोम? देखो, सपोज करो ये क्रोमोसोम है और ये क्या है? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हमने क्रोमोसोम को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल बीच में है तो दोनों आर्म की जो साइज होगी वो इक्वल होगी। ऐसे क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं मेटासेंट्रिक। अगर सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या नीचे है तो एक आर्म थोड़ी सी छोटी और एक आर्म थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ तक पहुँच जाए? एंड तक, एंड वाले पार्ट तक, लेकिन पूरी तरह से एंड तक ना पहुँचे, तो इस तरह के क्रोमोसोम को नाम देंगे हम एक्रोसेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल टर्मिनेट हो, बिल्कुल एंड पर हो, तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम नाम देंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो देखो, सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग एक आर्म की साइज क्या है या एक आर्म की लेंथ क्या है और दूसरी आर्म की लेंथ क्या है, अगर हम दोनों की लेंथ का रेशियो निकालेंगे तो उसी को बोलते हैं आर्म रेशियो। तो यहां पर लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड आर्म रेशियो। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्म रेशियो इज मैक्सिमम ऑफ, सबसे ज्यादा आर्म रेशियो किसका होता है? तो याद रखना है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल टर्मिनेट से के इक्वली होती है, बिल्कुल टर्मिनेट से थोड़ा सा पास में, क्लोजली टू द टर्मिनेशन। तो यहां पर एक आर्म बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, एक आर्म बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इस तरह के क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का आर्म रेशियो ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टडी ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, या यूं लिखेंगे हम क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी स्टडीड इन। अगर हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो हम डिवीजन की कौन सी फेज में जाएंगे? तो याद रखना है मेटाफेज, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होते हैं। अगर हमें क्रोमोसोम की शेप की स्टडी करनी है कि वो एल शेप है, आई शेप है या जे शेप है, अलग अलग जो शेप होगी, अगर उसकी स्टडी करनी है तो हम कहां पर जाएंगे? एनाफेज में। लेकिन हमें यहां पर क्या करना है? क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है तो हम जाएंगे मेटाफेज में।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन राइबोसोम एंड आरएनए मूव बोथ डायरेक्शन। यह है सेल और यह है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के क्या है, पोर्स हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, कैन राइबोसोम एंड आरएनए मूव बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर। तो हमारा आंसर होगा यस। राइबोसोम और आरएनए ये न्यूक्लियर पोर से न्यूक्लियोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं थ्रू द न्यूक्लियर पोर।